नमस्कार मित्रों। आज का विषय है आधुनिक कविता और प्रसाद, बीए भाग तृतीय। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और उसके बाद छायावादी युग। छायावादी युग के प्रमुख आधार स्तंभ कवि प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 कवि माने जाते हैं। उनमें से आज हम अध्ययन करेंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आधुनिक कविता और जयशंकर प्रसाद। यद्यपि श्रीधर पाठक, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त आदि कवि आधुनिक काल में खड़ी बोली को हिंदी कविता का माध्यम बना करके और हिंदी की खड़ी बोली को कविता में एक सरस और मधुर रूप देने का प्रयास कर रहे थे। हिंदी कविता की जो परंपरागत इतिवृत्तात्मकता जो थी, उसको छायावादी कवियों ने, या यूं कहें छायावादी काव्य ने तोड़ करके और एक नई भावभूमि खड़ी करने का प्रयास किया, जिसमें पूरी प्रौढ़ता थी, गंभीरता थी, शालीनता थी और गूढ़ता के साथ जयशंकर प्रसाद और इनके जो साथ के कवि हैं, उन्होंने अपने काव्य को अंजाम दिया। छायावादी काव्य के सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद उभर करके आए और इन्होंने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कठिनाइयों को पीछे छोड़ करके और जो अपना स्वयं का जो व्यक्तित्व था उसके अंतर्मुखी होकर के और इन्होंने अपने काव्य की रचना की। संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू साहित्य और भारतीय इतिहास का जयशंकर प्रसाद ने गहन अध्ययन किया और इन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना और कविता, इनको एक प्रकार से उच्च स्थान दिया या उच्च कोटि का साहित्य इन्होंने लिखा। इन सारी बातों के बावजूद जयशंकर प्रसाद मूलतः कवि हैं और उनकी कामायनी छायावाद की ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य की कालजयी रचना है, जिसमें छायावाद की संपूर्ण प्रवृत्तियाँ या संपूर्ण विशेषताओं को हम पूरी प्रखरता के साथ, कल्पनाशीलता के साथ उसमें देख सकते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये तो इनके नाटक हैं जो नाटक परंपरा को समृद्ध करते हैं। इसके अलावा कंकाल, तितली और ईरावती, ये उनके यथार्थवादी उपन्यास हैं और देवव्रत, सलीम, पुरस्कार, ममता, छोटा जादूगर, गुंडा जैसी प्रसिद्ध कहानियाँ जयशंकर प्रसाद ने लिखी हैं, जो कहानी साहित्य को नया आयाम देती है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध जैसे गंभीर विषय पर उन्होंने आलोचनात्मक निबंध भी लिखे हैं और प्रसाद की कामायनी, उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, लहर, आंसू, ये उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ये उनकी आधुनिक रचनाएं हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति के साथ लौकिक एवं पारलौकिक जीवन की वैविध्यपूर्ण झांकियों को हम देख सकते हैं, जो कि काव्य में अनुभूति, सरसता, समरसता और प्रकृति के विहंगम दृश्यों को हमारे सामने खड़ा करती हैं। जयशंकर प्रसाद की काव्य में एक बहुत अच्छी जो विशेषता उनकी है या बहुत अच्छी जो बात देखने को मिलती है, वह है उनका सफल एवं सार्थक समन्वय करने का प्रयास। जयशंकर प्रसाद ने खड़ी बोली को ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सूक्ष्मता, नए प्रतीक, नए बिंब
इनको भी अपने काव्य में स्थान दिया है। और भावुकता और कल्पनाशीलता ये उनकी एक प्रकार से धरोहर है। अब देखना यह है कि आधुनिक जो कविता है उसमें प्रसाद का एक प्रकार से किस प्रकार से मूल्यांकन किया जा सकता है, या जो आलोचक कवि हैं या जो आलोचक हैं वो उनको किस प्रकार से देखते हैं। आधुनिक कविता की पृष्ठभूमि पर जयशंकर प्रसाद के यदि कवि रूप का हम निरीक्षण करें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपने अतीत को बहुत अधिक ग्रहण किया और वर्तमान को उन्होंने बहुत अधिक प्रभावित किया, और भविष्य की एक स्वप्न दृष्टा की तरह उन्होंने कल्पना की है। ये प्रसाद की प्रमुख विशेषता है। प्रत्येक कलाकार अतीत का फल और भविष्य का बीज होता है। यह एक आंग्ल आलोचक का प्रसिद्ध कथन है। प्रसाद इसके अपवाद न थे। उन्होंने अपने अतीत से हिंदी की प्राचीन परंपरा से बहुत कुछ आत्मसात किया और उसी की भूमि पर खड़े होकर के उन्होंने अपना स्वर मुखरित किया। ब्रजभाषा काव्य के माधुर्यता से उन्होंने अपनी कल्पना की और वर्तमान खड़ी बोली का संदेश लेकर के उसकी ओर वो निहारते रहे। कवि ने पुरातनवाद का चोला यद्यपि शीघ्र ही फेंक दिया और उससे उन्हें इतनी विरक्ति हो गई कि ब्रजभाषा में लिखे गए अपने एक काव्य को उन्होंने दोबारा खड़ी बोली में लिख डाला। पर खड़ी बोली के अक्खड़पन को उन्होंने ग्रहण करने की चेष्टा नहीं की और बंगला संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, और परिणाम ये हुआ कि उनकी रचनाओं में कोमल कांत पदावली मुख्यतः एक प्रकार से मुस्कुराने लगी। प्रसाद की भाषा आगे चल करके और आध्यात्मिक की ओर उन्मुख हो गई और उन्होंने आध्यात्मवाद की भावना हिंदी काव्य साहित्य में एक प्रकार से ला करके खड़ी कर दी। काल अति का संतुलन करता रहता है। हिंदी साहित्य का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। बौद्ध, सिद्ध और नाथों के सूखे उपदेश कथन ने निर्गुणवादी संतों में भावना की एक लहर बहाई, और जब जनसाधारण रस प्यास बुझाने में समर्थ न हो सका तब सगुण भक्तिवादी लोक भावनाओं को अपनी ओर खींचने लगे। रीतिकाल भक्तिवाद के अतिरेक का ही परिणाम था। रीतिकाल को लौकिकवाद का युग कहना चाहिए। इस युग का काव्य किसी भी आलम्बन में लौकिक विचारों की अभिव्यक्ति करता रहा, किंतु आधुनिक युग ने लौकिकवाद युग के अतिरेक के विरोध में अपनी आंखें खोली और प्रारंभ में उनसे एक प्रकार से बीती रात की खुमारी का जो उसके साथ में रहना था वो अब उस काव्य में स्वाभाविक था। अतः विकार वे ही रहे, पर अलौकिकता की छाया डालने का अभिनय अवश्य किया गया। जड़वाद की इस शताब्दी में काव्य के चक्र का रूप सर्वथा अलौकिक होना संभव था भी नहीं, और यही कारण है कि प्रसाद के कवि में एक ऐसे क्षण बहुत कम आए जब वे अपने जड़ को भूलकर एकदम चेतन में खो गए। हाँ, वे जड़ में ही इतने अधिक केंद्रित हो गए कि उसमें ही उन्होंने चेतन का आरोप कर आध्यात्मिकरण कर दिया। यही कवि की महत्ता है और इसी से वे इतने अधिक लोकप्रिय हो सके। जो उनका काव्य है आंसू, उस आंसू में लौकिक के अलौकिक सौंदर्य ने वर्तमान को खूब प्रभावित किया, और इस छोटे से काव्य छंद का इतना अधिक प्रचलन हुआ कि
स्वर्गीय पंडित अवध उपाध्याय ने अपने नवीन पिंगल में आंसू की पंक्तियों के छंदों का नामकरण ही आंसू कर दिया। वास्तव में ये आनंद छंद है जिसमें अधिकांश आधुनिक कवि आंसू के किसी न किसी रूप के आभारी हैं।